हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज सुबह का नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को, उनके स्थलों के जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में पढ़ा, और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो पद्धतियां हैं इसको देखेंगे कि क्या पद्धति रही है, कैसे क्या हुआ है, और जो कुछ भी नहीं समझ में आता है पिछली कक्षाओं में उसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो अगली कक्षाओं में हम उसको बताते रहेंगे। आगे आगामी 1-2 दिनों के अंदर खुद लाइव क्लास में आ जाएंगे तो कमेंट आपका देखते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि के बारे में, हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी लिपि कैसी थी। देखेंगे इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है। मूल चिन्ह है 64 मूल चिन्ह जो सेल खड़ी का मतलब यहाँ एक चाक के प्रकार की तरह है कि आयताकार मुहरों, और कल मैंने बताया था एक मुहर जो स्टैम्प की होती है और ये मुहर जो गले में धारण की जाती है। मुहरों एवं ताबों की गुटिकाओं, इसका मतलब होता है, गुटिकाओं का मतलब लोहे का कोई इतना बड़ा गुंबद, मतलब आयताकार या वर्गाकार एक टुकड़ा हो बड़ा मोटा सा वजनदार, तो उसको हम गुटका बोलते हैं। तो वही ताबों की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं, इस लिपि जो हड़प्पा की सभ्यता की लिपि थी या सिंधु घाटी सभ्यता की, इस लिपि में कुल कितने चित्र हैं? 64 मूल चिन्ह हैं। ठीक, जो कि सेलखड़ी के आयताकार मोहर पर, ताबों की गुटिकाओं पर आदि पर मिलते हैं। आगे देखेंगे इस सभ्यता का सबसे पुराना नमूना, इस सभ्यता का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1853 में मिला था। 1853 में मिला था और 1923 ईस्वी में, और 1923 ईस्वी में 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। जो इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, ताबों की गुटिकाओं पर मिलते थे। फिर हमने आगे देखा कि इस सभ्यता को सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में मिला था, और 1923 में ये जो 1923
1923 ईस्वी में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका। और हमने बताया था कि जिस काल में न तो कोई लिपि मिली और न ही उसे पढ़ा जा जिस काल में न तो कोई लिपि मिली, न तो उसे पढ़ा जा सका, न उसका कोई साक्ष्य, तो न लिखी गई थी, तो साक्ष्य कहाँ से रहेगा? तो उस काल को हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में बताया गया था कि जिस काल में लिपि तो लिखी गई और उसका साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, वो कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिपि तो मिली, लेकिन हम उसको अभी क्या, पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक उसको हमने पढ़ नहीं पाया। उसका साक्ष्य भी हमारे पास है, जिसमें हमने देखा 64 मूल चिन्ह, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए ये काल किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आगे हम देखेंगे इस सभ्यता की लिपि, इस सभ्यता की लिपि, इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। यानी बस हम भाव से देख सकते हैं, जो चित्र है वो किस भाव में है। कभी रोने के मूड में कोई चित्र बना है, आप कहीं टूर वगैरह पर जाएंगे तो देखेंगे कि मूर्तियां पत्थरों की बनी रहती है। तो इस तरह से बहुत सी पुरानी मूर्तियां हैं जो भाव में हैं, कभी रोने के भाव में है, देखेंगे कभी जैसे लगता है मानो अभी चल पड़ेंगे, अभी कुछ बोल पड़ेंगे। इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक, यानी वो किस भावना में आने वाले हैं, कभी रौद्र रूप में, कभी हंसने के मूड में, कभी रोने में, कभी नाचने, ये भाव को दर्शाया गया, उसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कैसी लिपि प्राप्त हुई? भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है। साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। और अधिकतर जो ये चित्र मिले हैं, अधिकतर जो चित्र मिले हैं, ये यू आकार तथा मछली के चित्र अधिक मिले हैं। और याद रखिएगा, इस सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी, जो वो लिखी जाती थी पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। यानी हमारा दायां इधर है और इधर हमारा बायां है, तो पहले वो इधर से इधर आया करते थे, फिर इधर से इधर जाया करते थे। ये चीज इस सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वो उल्टी लिखी जाती थी। पहले दाएं से बाएं जाते थे, यानी इधर से इधर आते थे, फिर बाएं से दाएं के, फिर नीचे से इधर जाते थे, फिर इधर आते, ऐसे लिखा जाता था। और आज हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं फिर आते हैं तो फिर बाएं से दाएं जाते, लेकिन उस समय की उल्टी लिपि लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं आई जाती थी। तो ये रहा, इसी को जो लिखने की ये पद्धति है, इसी की लिखने की पद्धति को हम बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बुस्ट्रोफेडन। यानी जो ये लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जा रही है, इसके सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? बुस्ट्रोफेडन नाम दिया है हमारे इतिहासकारों ने। तो आशा है कि इतना समझ में आया होगा कि जो हड़प्पाई लिपि यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली खुदाई के बाद स्थलों से, और जो हमारे इतिहासकारों ने इस पे अनुमान लगाया, ये सारी चीजें रही। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? जो लास्ट लाइन ए है और ए ऊपर वाले और एक, उसको कभी याद रखिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार इस लिपि से लगभग 64 मूल चिन्ह है, और जो ये लिपि लिखने की पद्धति थी इसको हम बुस्ट्रोफेडन बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे इसमें सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था।
और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे से बताएं कि बेहतरीन कंटेंट के लिए आरओ समीक्षा अधिकारी पीसीएस प्री तक की परीक्षाओं में, एसएससी रेलवे हर परीक्षाओं में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट सीरीज के पीडीएफ के साथ साथ क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्ले स्टोर पर हमारा चैनल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप्स उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज, उसको डाउनलोड करें, उस पे बैच है, उसको देखें, फिट क्लासेज। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा है, इसको हम देखेंगे समाज की इकाई परंपरागत परिवार थी। यानी जो समाज था, इसका परंपरागत इकाई जो थी समाज था, और जो समाज था इसमें मातृदेवी पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक था। यानी अगर हम देखेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस समाज की जो परंपरागत, जैसे हर आज भी परंपराएं चली आ रहा है कि समाज में परिवार की प्रतिष्ठा प्रमुख होती है, क्योंकि परिवार से ही लोग समाज में आते हैं, परिवार से ही समाज बना हुआ, कई परिवारों को मिलने थे। तो समाज की इकाई परंपरागत परिवार थी, और परंपरागत परिवार इसमें मातृदेवी की पूजा, माता यानी जो माता हुआ करती थी, स्त्रियां हुआ करती थी, इनकी पूजा हुआ करती थी, तथा मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि यह समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। यानी माता के नाम पर सत्ता चलती थी। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक था, यानी माता के नाम पर समाज का नाम चलता था, परिवार का नाम चलता था। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे देखेंगे समाज में विद्वान, जिसे पुरोहित बोलते थे, विद्वान पुरोहित, विद्वान इसी को पुरोहित बोलते थे, विद्वान पुरोहित, योद्धा व्यापारी और आर्थिक मौजूदगी, व्यापारी ETC लोग थे। आदि लोग थे, और इस समाज में श्रमिक की मौजूदगी थी।
मौजूदगी थी। फिर आगे देखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे आगे आवासों की संरचना आर्थिक विषमता को दर्शाती है। आगे हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। जो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे, स्त्री एवं पुरुष ये दोनों थे, आभूषण धारण करते थे। आभूषण धारण करते थे। इतना नोट करेंगे। हमने बताया कि जो समाज में विद्वान यानी पुरोहित हुआ करते थे, जो पूजा पाठ को संपन्न कराते थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, इटीसी लोग, बहुत लोग थे। इस समाज में श्रमिक वर्ग भी यानी मजदूर भी हुआ करते थे उस समय भी, जो कि गुलाम दास्ता को स्वीकार किए थे। आगे हमने अभी देखेंगे दास्ता को स्वीकार किए थे यही श्रमिक लोग। आवासों की जो संरचना है, आवास जो थे, इनकी संरचना आर्थिक विषमता को दर्शाती है। आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि गरीब का घर टूटा फूटा और अमीर का घर बेहतरीन क्वालिटी का हो, बेहतरीन फर्श हो, पक्के घर हो। ये आर्थिक विषमता को दर्शाते हैं। ठीक। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, यानी कैसा कपड़ा पहनना है, आभूषण कैसा धारण करना है, साज सज्जा पर विशेष ध्यान कर देते थे। स्त्री और पुरुष आभूषण धारण किया करते थे। स्त्री और पुरुष जो है आभूषण धारण किया करते थे। इतना नोट हो गया होगा, आशा है। आगे देखेंगे। जो हड़प्पावासी थे, हमने बताया इसमें स्त्री और पुरुष आभूषण धारण करते थे, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, और चनहुदड़ों से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। और काली बंगन से काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखेंगे। इस सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र दोनों धारण करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि इनको तब ज्ञान रहा होगा कि ठंडी में ऊनी वस्त्र और गर्मी में सूती वस्त्र धारण करते थे। आगे देखेंगे इसमें। इस सभ्यता के लोग, ये इतना लिखेंगे, इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ कोई खेल होता है, एवं पासा जो खेला जाता है, लूडो, पासा खेलते थे। यानी इस सभ्यता के लोग भी मनोरंजन किया करते थे चौपड़ और पासा से। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखेंगे।
इस सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी, यानी कह सकते हैं कि सर्वाहारी दोनों थे, मांसाहारी थे। आगे देखेंगे, इस सभ्यता के लोग अपनी अंत्येष्टि समाधिकरण एवं दाह संस्कार के द्वारा करते थे, करते थे। आगे देखेंगे, इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा थे। यानी इस सभ्यता के लोग युद्ध कम चाहते थे, शांति प्रिय ज्यादा थे, यानी शांति चाहते थे, युद्ध नहीं चाहते थे। आगे देखेंगे, यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, आगे माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र इत्यादि की जानकारी रखते थे। आगे से हमने देखा कि इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा रखते थे, शाकाहारी और मांसाहारी थे। अपनी अंत्येष्टि यानी मरने के बाद जो या तो समाधि दे दिया जाता था, जमीन के अंदर ढक करके कब्र बना दी गई, या उनको दाह संस्कार या जलाया जाता था। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे। इस सभ्यता के लोग कैसे थे? युद्ध प्रिय कम थे, लेकिन शांति प्रिय क्या थे? ज्यादा, यानी वो शांति चाहते थे। यहाँ के लोग गणित का, धातु निर्माण का और माप तौल प्रणाली का, ग्रह नक्षत्र की क्या करते थे? जानकारी रखते थे। ये लोग जानते थे इन सारी चीज को। और नक्षत्रों की संख्या कितना है जी? पता करके बताइएगा नक्षत्रों की संख्या कितना है कमेंट बॉक्स में। आगे कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जब बताएंगे तभी हम जानेंगे। आगे देखेंगे हम श्रमिकों ने, इसमें लिखेंगे श्रमिकों ने दास प्रथा को स्वीकार किया था। श्रमिकों ने दास प्रथा को क्या किया था? स्वीकार किया था। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है
इसको दास प्रथा का मतलब होता है गुलामी। इसको नोट करने के बाद आगे हम देखेंगे अब राजनीतिक जीवन जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, इसको हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। मिटा करके लिख देते हैं ना, राजनीतिक जीवन। राज अब तक हम लोगों ने देखा नीतिक सामाजिक जीवन, अब देख रहे हैं राजनीतिक जीवन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राजनीतिक जीवन कैसा रहा है लिखेंगे इसमें। जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे, सभ्यता के लोग हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे, लोगों को राजनीतिक जीवन का आभास नहीं है। यानी हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनको कोई भी चीज राजनीतिक जीवन से मतलब रुचि ही नहीं थी, इन्होंने राजनीति किया ही नहीं। बस ये जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये जो है ये वाणिज्यिक व्यापार पर विशेष बल देते थे और इनके नजर में जो हुआ करता था, ये मानते थे कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग यही शासन व्यवस्था का क्या था, यही हम लिख सकते हैं शासन व्यवस्था का सर्वोच्च आदमी था। शासन व्यवस्था का सर्वोच्च आदमी था। यानी इनका मानना था कि जो व्यापारी वर्ग है यही सर्वोच्च है, सब कुछ यही करेगा। आगे देखेंगे, इसमें एक इतिहास का कथन है, इसको डबल हैच के निशान में लिखेंगे। हंटर के अनुसार ये लिखेंगे इसमें मोहनजोदड़ो का शासन, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यानी इन्होंने बताया कि कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था ये राजतंत्रात्मक, राजा का तंत्र, यानी राज का मतलब राजा का, तंत्र का मतलब शासन, यानी राजा का शासन नहीं था, बल्कि कैसा था, जनतंत्रात्मक, जनता का शासन था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। इतना हमें मालूम होगा कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, राजनीतिक जीवन से इनका कोई आभास नहीं था, न कुछ मिला, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। बस ये वाणिज्यिक व्यापार पर ज्यादा विशेष बल देते थे और मानते थे कि जो व्यापारी वर्ग है यही शासन करता है और कोई नहीं। हंटर ने इसीलिए इनके बारे में कहा कि जो मोहनजोदड़ो का राजतंत्रात्मक शासन न होकर के कैसा है, जनतंत्रात्मक शासन था। आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
आर्थिक जीवन, हेडिंग भी चेंज करेंगे वहां से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन, आर्थिक 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 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। इस सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था, पहले तो बंदरगाह को लिखेंगे, बंदरगाह, बंदरगाह, लोथल, लोथल, सुतकोदता, कोदता, रंगपुर, रंगपुर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ETC। ये बंदरगाह थे इनके। आगे माप तौल की प्रणाली, माप तौल की प्रणाली, की प्रणाली, माप तौल की प्रणाली, माप तौल की प्रणाली में देखेंगे माप की दशमलव प्रणाली, माप की दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की दशमलव प्रणाली। फिर आगे देखेंगे 16 प्रणाली, प्रणाली माप की 16 गुणकों में होगी, गुणकों में होगी, यानी जो कुछ भी मापन किया जाएगा वो दशमलव के 16 अंक तक किया जाएगा, उसको लिखा गया। यहाँ की जो प्रणाली थी माप तौल प्रणाली थी। आगे देखेंगे इनका जो जीवन है, सभी लोग, हम सब लोग जानते हैं कि कृषि पर आधारित था। कृषि फसलें, एक कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे, इसको देखेंगे तो हो जाएगा गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, राई, कोई होता है ये भी फसल, मटर, राई के बाद मटर, तिल, सरसों, तिल, सरसों। पंडित जी जिसे पूजा करवाते हैं वो तिल, सरसों, आप तो जानते हैं मस्टर्ड है, सरसों, कपास, ETC फसलों का यहाँ से जानकारी मिलती है। जो कपास था ये नकदी फसल था, इसको भी नोट कर लेंगे। नकदी, नकदी का मतलब जिसको मार्केट में बेचने से तुरंत पैसा मिल जाए, नकदी फसल। और जो गेहूं और जौ था ये दोनों थी खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब खाने वाली फसलें। कितने लोग जौ की रोटी खाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमको। आगे देखेंगे जो फल यूज किए जाते थे, फल, सब्जियां, इसमें देखेंगे हम खरबूज, खरबूज, इसके बाद नींबू, नींबू, इसके बाद नारियल, नारियल, अनार, नारियल के बाद अनार, मटर, अनार, केला, मटर तो ऊपर लिखे होंगे, केला, ETC यूज किया करते थे। आगे इस सभ्यता के जो लोग थे वो कपास को जो सिंधु घाटी, कपास को यूनानी लोग
सिंडोन, या इसको हम बोल सकते हैं सिंडोम कहा करते थे। किसको कपास, सिंडोन या सिंडोम कहा करते थे। जो फल सब्जियां थी इसमें फल आते हैं खरबूज, नींबू, नारियल, अनार और मटर वगैरह जो भी है वो सब्जियों में आते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें कृषि हेतु प्रयुक्त औजार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से औजार का प्रयोग करते थे, इसको हम देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे कांसे का औजार, यानी जो कांसा से बना था, कांसे के औजार, कांसे के औजार। और जो कांसे के औजार थे इसमें फावड़ा नहीं मिला, इसको भी लिख लेंगे यहाँ से। इस सभ्यता से फावड़ा का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। फिर आगे देखेंगे इसी में लकड़ी के हल मिले हैं। आगे लिखेंगे इसमें एक लाइन और, गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यानी सभ्यता से गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हमने देखा कि यहाँ के बंदरगाह, माप तौल की प्रणाली, कृषि फसलें, सब्जियां, औजार, और इसमें गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अभी आगे देखेंगे जो यहाँ के लोग थे कैसे पशुपालन करते थे, इन सारी चीजों को। इनका आर्थिक जीवन था जिसमें बंदरगाह था, लोथल, सुतकोता, रंगपुर, प्रभास, पाटन, जहाँ से ये सारी चीजों को नदियों के माध्यम से, जलयान के निर्माण से, नाव के माध्यम से हर चीजों को ले आया करते थे, व्यापार किया करते थे। इसके बाद माप तौल की प्रणाली में जो दशमलव की माप तौल की प्रणाली थी 16 गुणकों तक होती थी, यानी अंकों में 16 अंक तक के माप किए जाते थे। कृषि जो फसलें हुआ करती थी गेहूं और जौ प्रयोग किया करते थे जो कि खाद्यान्न फसलें हैं। फिर राई, मटर, तिल और सरसों के कपास, और कपास जो है नकदी फसल है। इसको जो यूनानी थे वो इसको सिंडोन या सिंडोम कहा करते थे। फल और सब्जियां जो हैं ये प्रयोग करते थे, खरबूज, नींबू, नारियल, अनार तथा केला करते थे। औजार, एक कांसे के औजार का प्रयोग करते थे जिसमें से फावड़ा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लकड़ी के हल का साक्ष्य मिलता है, ये गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है सभ्यता से। शायद आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। आगे देखेंगे हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यहाँ का पशुपालन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशुपालन कैसे किया करते थे इसको हम देखेंगे। पशुपालन में हम ध्यान देंगे कुबड़ वाला बैल जिसे जेलीकूट खिलाया जाता है तमिलनाडु में, बैल। इसके बाद भेड़ बकरी, कुत्ते, गधे, सुअर, गाय, भैंस, etc।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने जानवरों को भी पालते थे और भी अधिक लोगों को पालते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का हम धार्मिक जीवन देखेंगे। अब हम मिटाएंगे और इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। इसमें धार्मिक जीवन में हम देखेंगे ये 3 लोगों की पूजा किया करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये 3 लोगों की पूजा किया करते थे। ये 3 लोगों की पूजा किया करते थे। पूजा किया करते थे। ये 3 लोगों की पूजा किया करते थे। कौन कौन से 3 लोग थे, इसको भी देख लें हम। पहला था ईश्वर, दूसरा था वृक्ष और तीसरा था पशु। ईश्वर की भी पूजा किया करते थे, वृक्ष की भी पूजा किया करते थे और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। आगे देखेंगे ये भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना में एवं बलि प्रथा। चित्रों के अंकित जैसे मिले हैं अंकन, उसके मुताबिक के बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ईश्वर की भी पूजा किया करते थे, वृक्ष की भी पूजा किया करते थे और पशु की भी पूजा किया करते थे। ये भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं बलि प्रथा पर क्या करते थे? विश्वास रखते थे अपना। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता का मतलब यहाँ शिव से है। रुद्र देवता, इसके बाद लिंग योनि, वृक्ष, सांप, इतिशी की पूजा किया करते थे। यानी हम देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनके धार्मिक जीवन में मातृदेवी, रुद्र देवता, मातृदेवी का मतलब माताओं का, रुद्र देवता यानी शिव, लिंग योनि, वृक्ष एवं सांप की पूजा किया करते थे ये लोग। आगे देखेंगे यहाँ से जो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार है, स्नानागार यानी जो आंगन मिला करते थे विशाल, बड़े बड़े, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका मतलब है कि ये जो हुआ करते थे विशाल आंगन, एक तो सूर्य की पूजा के लिए हुआ करते थे, सूर्य की पूजा, और दूसरा धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किए जाते थे। यानी जो बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं, ऐसा माना जाता था कि आंगन में सूर्य की पूजा हुआ करती थी और इसके बाद वहां से धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य करना था तो आंगन में बैठ करके किया जाता था। आगे देखेंगे जो कालीबंगा था, कालीबंगा से
कालीबंगा से जो मिला है अग्निकुंड या हवन कुंड, इसी को बोलते हैं अग्निकुंड या हवन कुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तथा हमने देखा इसी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह हमने देखा मिला है, ये वाली चीज, ये स्वास्तिक चिन्ह भी मिला। और ये जो स्वास्तिक चिन्ह है शुभ लाभ, ये सूर्य की पूजा के प्रतीक से संबंधित है, इसको भी जानते रहेंगे। यानी कालीबंगा से हमने देखा अग्निकुंड का भी साक्ष्य, यानी देवताओं के लिए हवन पूजन हुआ करते थे उस समय, हम ऐसा कह सकते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह का भी मिला, स्वास्तिक चिन्ह का और गायत्री मंत्र का, इन सब का प्रतीक सूर्य को माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, मिटाएंगे ऊपर से हम। और नोट्स बेहतरीन तरीके से नोट करते रहेंगे, बनाते भी रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लिंक है, उससे संपर्क करेंगे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास ये मानते थे, किया करते थे। ये लोग मानते थे कि हमारा पुनर्जन्म होगा, इसीलिए मृत्यु के बाद, इसीलिए ये मृत्यु के बाद अपने शव को तीन तरीके से सवाधान करते थे, सवाधान करते थे। सवाधान का मतलब है अंतिम संस्कार तीन तरीके से करते थे। पहला है पूर्ण सवाधान, फिर दूसरे समय में आंशिक सवाधान, फिर कलश सवाधान, यानी जो मर जाने के बाद जो शरीर हुआ करती थी, इसको तीन तरीके से उपक्रम चलाते थे अपना, तीन तरीके के, मतलब तीन तरीके के बाद ही वो दफनाते थे। इसको हम पहला कर सकते हैं, और इसको दूसरा, और इसको तीसरा। अंतिम संस्कार तीन स्तरों पर करते थे। पहले पूर्ण सवाधान, फिर आंशिक सवाधान, फिर अस्थियों को जो बटोरा जाता है कलश में, वो आंशिक सवाधान हो गया। इतना नोट करने के बाद आगे देखेंगे फिर हम। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखेंगे कि हमने देखा कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सारी चीज़ों को देखा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको चलते हैं। बहुत से विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इन लोगों का जो पतन हुआ बाढ़ के द्वारा हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी बाह्य आक्रमण के द्वारा, जैसे आर्यों का आगमन होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रशासनिक कारणों से ऐसा हुआ। अब आगे हम देख ही लेते हैं कि आखिर इसका हुआ कैसे पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन।
और नोट भी करेंगे हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने बताया ना अभी कि बाढ़ से, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बाह्य आक्रमण से यानी आर्यों का आक्रमण हुआ। तो देख ले अलग अलग इतिहासकारों का मत क्या है, लिखेंगे इसमें। आप हम बोल दे रहे हैं लिखेंगे, इस सभ्यता के पतन में निम्नलिखित विद्वानों का निम्न विचार है। पहला है गार्डन एवं चाइल्ड एवं व्हीलर। गार्डन एवं चाइल्ड एवं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एक ही में रहेगा, सॉरी, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने जो अपना विचार माना है, इनके अनुसार बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से, इन्होंने जो माना है कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, ये दोनों लोग माने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है बाह्य आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ है। अगले व्यक्ति को देखेंगे जॉन मार्शल, आगे अनरेस्ट मैके एंड एस आर रा। इसके अनुसार देखेंगे हम कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ, इन लोगों ने बताया कि बाढ़ के द्वारा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इन लोगों के अनुसार जॉन मार्शल, अनरेस्ट मैके और एस राव के अनुसार बाढ़ के द्वारा, गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण से हुआ। अगले व्यक्ति को देखेंगे आर एल स्टाइल। इसके अनुसार देखेंगे कि इन वैज्ञानिक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। आगे इसी में एक नाम और जोड़ लेंगे, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष भी जलवायु परिवर्तन है। और आगे लिखेंगे चौथा, इसमें एम आर साहनी में देखेंगे भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। यानी इनका मानना है कि जब भूभाग डूब गया या भूमि प्रलय हुई और जल प्लावन हुआ, इसके हिसाब से इनका विनाश हो गया। आगे देखेंगे अगले के अनुसार सिविल की परीक्षाओं में चीजें पूछी गई हैं। आर केनडी के अनुसार, इनके अनुसार देखेंगे हम, इन्होंने जो बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण, मलेरिया, हैजा जैसे रोगों के कारण महामारी आई
उसके कारण इसका विनाश हो गया। अगले लास्ट देखेंगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वही ऊपर जो हमने लिखा है दूसरे में, वही जॉन मार्शल। इन्होंने फिर अगला व्यू दिया। इन्होंने बताया कि जो इसका अंत्येष्टि हुई वो प्रशासनिक शिथिलता यानी प्रशासन में स्थिरता आ गई, इसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे कैसे हुआ, हमने इन चीजों को देखा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि इस तरीके से हुआ है। अब हम लास्ट पॉइंट, इस सभ्यता का सबसे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन क्या है, यानी इस सभ्यता की देन हमें मिला क्या इस सभ्यता। इस चीज को देखने के बाद हमारी ये सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट को हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी देन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता की देन, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं और उनको प्रेरित करें कि अच्छे नोट्स और बेहतरीन कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और प्ले स्टोर से उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज को अपलोड करें। सिंधु घाटी सभ्यता की देन, सिंधु घाटी सभ्यता की देन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी देन क्या है, हम इसको अब देखेंगे। ये हमने दिया, हमको दी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की देन, हम लोगों को दिया क्या, हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो देन क्या है इसको देखेंगे। दशमलव पद्धति पर दशमलव पद्धति पर माप तौल प्रणाली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हमें दशमलव पद्धति पर माप तौल प्रणाली दी है। दूसरी चीज देखेंगे नगर नियोजन व्यवस्था, ये नगर नियोजन प्रणाली, ये दी है व्यवस्था। तीसरा देखेंगे सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था। अगला देखेंगे बहुदेववाद बहुदेववाद का मतलब बहुत से देवताओं का बहुदेववाद प्रचलन एवं पूजा अर्चना करना सिखाया है हमने। कौन सिखाया? इसने, यानी बहुत देवताओं को मानने के उनकी पूजा अर्चना करने का सिस्टम बताया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। फिर आगे देखेंगे मातृदेवी पूजा, प्रकृति पूजा। आगे देखेंगे ईश्वर पूजा, एक और लिख लेंगे लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा, ये तो हो गया ना, प्रकृति पूजा में आ जाएगा ETC।
आगे लिखेंगे धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में देखेंगे, इन्होंने हमको धार्मिक महत्व को भी सुझाया। धार्मिक महत्व, धार्मिक महत्व, धार्मिक महत्व, इसमें हम देखेंगे धार्मिक महत्व में तो इन्होंने जो धार्मिक महत्व में दिया है हमें, और धार्मिक महत्व में दिया है स्वास्तिक स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड etc। अग्निकुंड ये मिला है हमको, इसको याद रखेंगे। स्वास्तिक चिन्ह हमने बताया कि किसका प्रतीक था, सूर्य का प्रतीक था। और फिर धार्मिक महत्व अग्निकुंड, अग्निकुंड के बाद इसमें और लिखेंगे चक्र, चक्र, इसमें चक्र और एक और छूट रहा है, क्या बोलते हैं, सांप। पूजा में ये यहाँ लिख लीजिएगा सांप, प्रकृति पूजा, पशु etc, चक्र etc। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने चीजों का इस्तेमाल किए, हर चीज की। अब हम कल पढ़ेंगे दूसरी, लास्ट में नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता के साथ साथ मातृसत्तात्मक समाज पर आधारित थे, समाज पर आधारित थे। मातृसत्तात्मक समाज पर क्या थी, आधारित थी। इतनी चीजें होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का हम अंत करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता भी है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछे गए, और भी सीजीएल एसएससी में तो अधिकतर क्वेश्चन अब आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे हमेशा इनसे क्वेश्चन अपना बनाता रहता है। और भी परीक्षाएं जैसे वनडे एग्जाम में है, टेट सीटेट, इन सब में से इन पाषाण युग से लेकर के धार्मिक इधर भी पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, इनका धार्मिक जीवन था, राजनैतिक जीवन कैसा था, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अगर कोई भी कमी और भी छूट रह जाती है तो इनको देखेंगे। और ये जो याद रखिएगा, जो ये नालियाँ बनाया करते थे, इसमें वो 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, इसको भी याद रखेंगे। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें एवं एल आकार, एक कोनों में काटने के लिए आकार की ईंटें। एक और फन्नीदार ईंटें, फन्नीदार ईंट, ये ढकने के लिए होती थी ऊपर से, फन्नीदार ईंटें, इसको भी याद रखेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समय
चला कब से कब तक, वैदिक सभ्यता का 1500 बीसी से लेकर के यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, उसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता होते होते ग्रामीण सभ्यता की तरफ। तो इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, और प्रथम ग्रामीण सभ्यता तो जो हम कल पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय चली थी हमने बताया था, कब से कब तक चला था ये हमने बताया था 2350 बीसी से लेकर के, बीसी का मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 1750, ये पीछे की तरफ जाता है 1750 बीसी। अब जो 250 साल का इसके बीच में गैप मिलता है हमको, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में जो हम कल पढ़ेंगे, ये सभ्यता जो चली, ये चली थी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चली थी। और अब 1500 से और 1750 के बीच में जो 250 सालों का गैप मिलता है, इसमें इतिहास में हमारे बारे में कोई जानकारी ही नहीं देता। और भी जो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा, पाषाण युग के बारे में पढ़ा, इतिहास की कुछ और बेसिक जानकारियां जो बची हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप लिंक से जुड़ेंगे, या हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज, वहाँ के नोट्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़िए। अगर मेहनत करते हैं, और मेहनत भी खेती में होती है, पढ़ाई में लगाव होता है सबसे बड़ी बात। अगर पढ़ाई में लगाव रखते हैं तो सफलता तो मिलनी ही तय है। हमने कल भी बताया था कि हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है, और सफल ही व्यक्ति आज के समाज में अपनी क्रेडिट को बना सकता है, क्योंकि समाज में वही व्यक्ति सफल माना जाता है जो पढ़ करके नौकरी पा लिया। आप कितना हो भी विद्वान हो जाएंगे, अगर सफल नहीं है, नौकरी नहीं मिली, तो आप वहाँ पर विद्वता से शामिल नहीं, कुछ भी सम्मान नहीं मिलेगा, आपके कोई क्रेडिट नहीं है समाज में। लेकिन अगर आप सफल हो गए और हैं किसी भी गवर्नमेंट पद पर, तो आप समाज की दृष्टि में सफल व्यक्ति माने जाते हैं, तब आपकी सफलता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। आगे भी हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सारी वीडियो को। कोई भी कमी रहती है तो उसको हमको सुझाव देते रहें। धन्यवाद, प्रणाम आज के लिए।